2024 में आईएएस बनना चाहते हो? तैयारी स्टार्ट कर दी है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि आप यूपीएससी वर्दी हो भी कि नहीं। प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है, ये कैसे पता लगेगा? भाई सबका तो चाचा मामा पापा आईएएस आईपीएस तो होते नहीं है। तो ऑल इंडिया स्मैश स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर 2024 अटेम्प्ट करो। आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात, रजिस्टर करते ही आपको 10,000 का माल, 10,000 का स्टडी मटेरियल, लेक्चर और इसके साथ हमारे रैंकर के साथ एक 1-to-1 सेशन जहां आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं, ये सब मिलेगा। तो दिए हुए लिंक पे रजिस्टर करिए तुरंत। नमस्कार, मेरा नाम नीलकंठ है और इस साल हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा में मुझे AEO अलॉट हुई है। सीरियल नंबर 93 पे यू कैन फाइंड माय नेम इन द मेरिट लिस्ट। लास्ट वीडियो में DKT के साथ आई स्पोक इलैबोरेटली अबाउट माय प्रीलिम्स प्रिपरेशन एंड एज ओरिजिनली प्रॉमिस्ड आई एम बैक एंड आई एम हियर टू टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस विद मेंस एग्जामिनेशन। इस वीडियो में हम दो मुख्य बात करेंगे। पहली तो ये कि मेंस की तैयारी के दौरान आपको क्या सोर्सेज चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके चांसेस ऑप्टिमाइज्ड हो। और दोहरा खंड जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है वो ये होगा कि वंस यू सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल तो कैसे आपको परफॉर्मेंस उस समय की नॉलेज के साथ ऑप्टिमाइज़ करनी है। साथ ही साथ मैं इस साल 2021 के अपने HCS मेंस के एक्सपीरियंस को भी आपके साथ साझा करूँगा। तो जैसा कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स वुड ऑलरेडी नो, मेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटायर एग्जामिनेशन साइकिल। प्रीलिम्स तो जस्ट क्वालिफाइंग है और मेंस की टोटल क्यूमुलेटिव वैल्यू इज 600 मार्क्स। 75 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो टोटल 675 मार्क्स जिनमें से मेरिट लिस्ट बनती है, उनमें से 600 नंबर सिर्फ और सिर्फ मेंस जो है ऑपरेट करता है। मेंस में 4 सब्जेक्ट्स है इसके अंदर। लैंग्वेज पेपर्स यानी कि हिंदी और इंग्लिश की क्यूमुलेटिव वैल्यू 100 मार्क्स ईच है। एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा जो यूपीएससी के GS1, GS2 और GS3 को कंबाइन करके एक सिंगल पेपर में पिरोएगा। वो GS का पेपर 200 नंबर का होगा। और फाइनली एक ऑप्शनल जो आप खुद तैयार करेंगे, खुद चूज़ करेंगे, वुड बी वर्थ 200 मार्क्स। तो ऑप्शनल के ऊपर तो इलैबोरेटली हम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो। हालांकि मेरा ऑप्शनल फिजिक्स है तो उसके दैट डिमांड्स इट्स ओन सेपरेट डिस्कशन। बट अभी मैं फोकस करूंगा कि 200 नंबर का GS कैसे प्रिपेयर किया जाए और 100 नंबर के इंग्लिश हिंदी में अपने कंपटीशन के बराबर की तैयारी कैसे की जाए। तो जैसा कि मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो, आई हैव बीन इन दिस प्रेपरेशन साइकिल फॉर 5+ ईयर्स। तो मेंस के लिए मैंने बहुत कोई सेपरेट सोर्सेज के साथ तैयारी नहीं की थी। तैयारी के लिए मैंने वही सोर्स अपनाए थे जो कि यूपीएससी मेंस के लिए नीड होती है। सोर्सेज जैसे स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, NCERT तमिलनाडु 11th की बुक फॉर एंशिएंट एंड मिडीवियल। इकोनॉमिक्स के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है क्लास 11th की NCERT, दैट इज़ इनफ। उसके बाद जो कुछ पेरिफेरल टॉपिक्स है जो कि बिल्कुल मेंस स्पेसिफिक है, जैसे कि अगर मैं GS2 में बात करूं तो गवर्नेंस आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत तैयार करने की नीड नहीं है, लेकिन गवर्नेंस बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से पूछा जाता है मेंस के अंदर। तो गवर्नेंस की आप तैयारी कर सकते हैं पिछले 18 मंथ के करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन से। GS3 के अंदर मेन स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स है, वो है एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी। तो एग्रीकल्चर और सिक्योरिटी के लिए भी आप लास्ट 18 मंथ की करंट अफेयर्स कंपाइलेशन को आप प्रेफर कर सकते हैं और कोई भी आप एक टॉपर्स नोट्स उठा सकते हैं। जो टॉपर नोट्स मैंने रेफ़र किए थे इन मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स को तैयार करने के लिए, इस बार रिवाइज करने के लिए, वो थे AIR 17 यूपीएससी में जिनकी आई है। उनके नोट्स उनके टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली अवेलेबल है। इन माई ओपिनियन दोज नोट्स आर रियली सक्सेंट एंड दे आर रियली कंसाइज और वो ईजिली रिवाइजेबल फॉर्मेट में है। तो मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स को आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। HCS में GS4 जो कि एथिक्स है, उसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो उसकी तैयारी करने की आपको कोई भी नीड नहीं है। साथ ही साथ तैयारी के साथ साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मेरे केस में क्या था कि इस साल मैंने यूपीएससी का मेंस भी लिखा है। तो सितंबर में तो मेरा यूपीएससी का मेंस था, अक्टूबर में मेरा हरियाणा का मेंस था।
और साथ ही साथ मेरा उससे 1 महीने बाद यानी कि नवंबर में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी मेंस था। तो मेरे पास समय की बहुत कमी थी और इस समय की कमी के चलते और उससे पहले यूपीएससी के मेंस में अपीयर होने के एक्सपीरियंस के चलते मैंने बहुत कैटेगोरिकल प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की हरियाणा के लिए नहीं की थी। लेकिन जो प्रैक्टिस मैंने यूपीएससी के लिए की थी वही प्रैक्टिस यहाँ ईजिली इस साल ट्रांसलेटेबल थी। बिकॉज इफ़ यू सी द क्वेश्चंस दिस ईयर एंड आई वांट टू कम बैक टू द क्वेश्चंस रियली शॉर्टली, यू सी दैट इस साल का जो स्तर था पेपर का जीएस का वो कम्प्लीटली यूपीएससी के स्तर के बराबर का स्तर था। तो बहुत जल्दी हम बात करेंगे कि उस आंसर राइटिंग के स्तर को कैसे निखारा जाए, क्योंकि इन दी एंड एग्जामिनर डज नॉट नो, एग्जामिनर के पास आपके दिमाग के अंदर बैठने की कोई क्षमता नहीं है। जो भी चीज़ आप लिखित पटल पे लिखेंगे उस पेपर के अंदर उसी से आपको आंका जाएगा। और समहाउ अगर आप ये नैक डेवलप कर ले कि उसी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं कैसे ऐसे आंसर लिखूं जो कंपटीशन से बेहतर है और एग्जामिनर को ये दर्शाता है कि आई हैव प्रिपेयर्ड रियली वेल, तो आपको अंक आराम से मिलेंगे। हालांकि अभी स्कोर हमारा आउट नहीं हुआ है, मार्कशीट हमारी आउट नहीं हुई है। मेरा स्कोर लगभग 316.5 है आउट ऑफ 600 और मुझे इस चीज़ की गारंटी है कि हिंदी में मैं बेरली पास हुआ हूँ और फिज़िक्स जो मेरा ऑप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं मिले हैं। तो उससे आई एम लेट टू बिलीव, जो कि मार्कशीट आने पे क्लियर हो जाएगी बात, कि मेरे जीएस में एक बहुत हाई स्कोर होने वाला है। साथ ही साथ बिफोर आई फॉरगेट, जो 4 पेपर की मैंने बात की है, इंग्लिश, हिंदी, जीएस और ऑप्शनल, उनमें से इंग्लिश और हिंदी में आपको एक क्वालिफाइंग स्कोर भी निकालना है जो कि 33% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पूरे देश में, पूरे हरियाणा में हाईएस्ट मार्क्स है चारों के स्कोर को मिला के, लेकिन अगर आपका या तो हिंदी या इंग्लिश में 33 अंक से कम का स्कोर है तो आपका कैंडिडेचर इज़ गोइंग टू बी कैंसल्ड। तो बी वेरी श्योर। और इसके लिए मैं भी थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि हिंदी लिखने का एक्सपीरियंस हम लोगों को बहुत समय से होता नहीं है। बट उसके लिए अगर आप सिर्फ 3 से 4 साल के प्रीवियस से क्वेश्चन लगा लेंगे, और स्पेसिफिकली क्या लगाना है उस पर मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, तो आई थिंक इस पटल पे आप आराम से आ सकते हैं जिससे आप वो 33 अंक तो स्कोर कर ही ले। साथ में थोड़ी मेहनत से आप 40-45 के अंक तक जा सकते हैं। 45-50 के ऊपर जाने के लिए यू नीड इमेकुलेट प्रैक्टिस, जो मेरे हिसाब से प्री और मेंस के बीच में बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी उस चीज़ की नहीं है। तो बिफोर आई कम टू माई एक्सपीरियंस जो कि एग्जामिनेशन हॉल में था, और बिफोर आई डिस्कस इस साल का पेपर, मैं फिनिश करूंगा इसी बात से कि अगर आप गैजेट नोटिफिकेशन पढ़ेंगे एचसीएस की, जो मेरे हिसाब से बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, मैंने भी शुरू में नहीं पढ़ी थी, उस गैजेट नोटिफिकेशन में आंसर राइटिंग के लिए साफ साफ 3 शब्द लिखे हुए जिनको आपको फॉलो करना है अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए। वो 3 टर्म्स है, ऑर्डरली, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट, यूजिंग इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि जब आप अपने आंसर को लिखें तो उस आंसर में लिखने का जो एक लय होनी चाहिए, वो सवाल में जिस तरीके से चीज़ें पूछी गई है उसी लय में पूछी हो। अगर सवाल में व्हाट एंड हाउ पूछा गया है तो आंसर में भी आप पहले व्हाट लिखेंगे और फिर हाउ लिखेंगे। ऐसे ही इफेक्टिव का मतलब है कि आप वो सारे टूल्स यूज़ करेंगे प्रेजेंटेशन के, जिससे आपकी बात साझा करनी एग्जामिनर के साथ बहुत आसान हो जाए। और इसीलिए यूज़ ऑफ डायग्राम, यूज़ ऑफ मैप्स, यूज़ ऑफ फ्लो चार्ट बिकम्स पिवटल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीकेटी से कि दे पुट द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उस टेलीग्राम चैनल पे आई विल शेयर 2-3 आंसर अपने हाथ से लिखे हुए, जिससे आप लोगों को और ये क्लियर हो जाएगा कि डायग्राम्स को, फ्लो चार्ट्स को, मैप्स को हम कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते थे इस साल के एचसीएस के एग्ज़ाम के अंदर। साथ में आखिरी में जहाँ लिखा है इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, उसका वैसे तो थ्योरी में मतलब ये होता है कि आपको जो बात पूछी गई है उस पर ही फोकस करना है, लेकिन अभी जो मैं एक्सपीरियंस साझा करने वाला हूँ उसमें कुछ मुझे उस इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स वाले बात का खंडन करना पड़ा, एंड आई थिंक दैट हैज़ पेड डिविडेंड्स टू मी। तो अब बात कर लेते हैं अपने 2021 के एचसीएस के मेंस के एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस बड़ा अटपटा था, और आई थिंक ये अटपटा एक्सपीरियंस सिर्फ वही लोग बता पाएंगे जो कि एक्चुअली एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे। तो इस साल क्या हुआ कि यूपीएससी के ही स्तर पे एचसीएस ने QCAB क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट्स दी, जिनमें एक सवाल छपा हुआ है, उसके बाद आपको कुछ स्पेस दिया हुआ है, और उसके बाद आपको वो पूरी एक बुकलेट मिली हुई है। तो आपके पास लिमिटेड स्पेस खुद एचसीएस कमीशन ने आपको दिया हुआ है। मज़े की बात ये थी कि जीएस में इन्होंने 2 तरीके के सवाल पूछे थे। एक तो सवाल थे 6 नंबर के, तो 6 नंबर के 10 सवाल, और एक सवाल थे 14 नंबर के, 14 नंबर के 10 सवाल। तो टोटल एक तो क्यूमुलेटिव इसके मार्क्स हो गए 200, जो हमने पहले ही बात की थी। मज़े की बात ये थी कि जो 6 नंबर वाले सवाल थे उनके लिए तो एचसीएस ने दिए थे 2 पेज, जो कि आम बात ही, यूपीएससी भी 10 नंबर वालों के लिए 2 ही पेज देती है।
लेकिन जो 14 नंबर वाले सवाल थे उसके लिए कमीशन ने 6 पेज दे दिए थे। तो जब पहले डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था QCAB का, तो सारे लोग बड़े हक्के बक्के थे कि अरे 150 पेज की QCAB का क्या मतलब होता है। लगभग 150 पेज के करीब की वो QCAB थी। और जब वो आई QCAB, तो पहले के 5 मिनट पूरे एग्जामिनेशन हॉल में सन्नाटा था और लोग सिर्फ उसके पेज पलट रहे कि पेज कितने गिन ले एक बारी। तो बट मेरे हिसाब से आई थिंक इस बात पे मैंने प्रीलिम्स वाली वीडियो में भी बात की हुई है। कुछ चीज़ें वो होती है जो एक्सपीरियंस ही आपको सिखाता है, और इस एग्जामिनेशन साइकिल में इतना समय बिताने के बाद के एक्सपीरियंस से मैं ये सीखा हूँ कि यू हैव टू बी द मर्चेंट ऑफ केओस। अगर कोई नई अटपटी चीज़ एग्जाम में हो जाएगी तो वो तो सभी एस्पिरेंट्स के लिए हो जाएगी। उस समय पे आपको अपने दिमाग को शांत रखना है, और इफ़ यू गिव योर बेस्ट विदाउट बिकमिंग एंक्शियस, आप अपने कंपटीशन को बीट करने वाले हैं। तो मैंने वहाँ स्ट्रैटेजी साफ साफ अपनाई थी कि मैं सारे पेजेस भरूंगा, इवन दो आई हैव टू गो बियॉन्ड द फ्रेज ऑफ इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। मेरे लिए पेजेस भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन एग्जामिनर को मिलती है अगर सारे पेजेस भरे हुए हो। और उसके लिए मैंने देखा कि थोड़ा मैंने फॉन्ट साइज अपना इंक्रीज़ किया, बहुत ज़्यादा मैंने डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स यूज़ किए 14 नंबर के सवालों में, तभी पेजेस भरे जाएंगे, वरना पेजेस भरे नहीं जाएंगे। लेकिन आई इंश्योर्ड कि मैं कोई भी चीज़ इररेलेवेंट ना लिखूँ, और कैसे अपने उसी लिमिटेड कंटेंट से रेलेवेंट कंटेंट लिख के पेज भरना है, ये आर्ट है। और इसीलिए मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग इज़ एन आर्ट, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट साइंस। और इसीलिए मैं इन चीज़ों को मे बी बातों से इतना साझा नहीं कर पाऊँगा, मैं इन चीज़ों की इलस्ट्रेशन अपने चैनल पे इलेबोरेटली डाल दूँगा, कि 3-4 सवाल सॉल्व करके डाल दूँगा, ताकि एक पटल पे आपको दिखे कि बोलने में तो खैर बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाने में क्या मतलब है। आई थिंक दैट विल ऐड मोर वैल्यू टू योर लाइफ। तो ये तो हो गई जीएस की बात। तो जीएस के एग्जैक्ट इलेबोरेट डिस्कशन में सिर्फ 2 मिनट में करने वाला हूँ। टोटल मैंने बताया 10 सवाल 6 नंबर के थे, 10 सवाल 14 नंबर के थे, 6 वालों के लिए 2 पेज थे, 14 के लिए 6 पेज थे। ऐसे जीएस का पेपर हो गया। मैं बहुत कम लोगों से मिला एग्ज़ाम के बाद जो कि या तो पेपर पूरा कर पाए हो, तो मैंने तो पेपर पूरा किया, सारा का सारा एक एक सवाल अटैम्प्ट किया। और मैं बहुत कम लोगों से मिला जो पेपर पूरा करने के बाद भी पेज सारे भर पाए हो। तो मैंने लगभग 6 नंबर वालों में तो सब में 2-2 पेज भर दिए थे, और 14 नंबर वालों में 2 या 3 पेज छोड़ के सब में 6 पेज भरे, 1 या 2 में मेरे ख्याल से 5 भरे होंगे, और लास्ट का 1-2 सवाल जो रह गया होगा उसमें 4-4.5 उसमें भी भर दिए। तो आई थिंक दैट स्ट्रैटेजी हैज़ ब्रॉट सिग्निफिकेंट डिविडेंड्स टू मी। वो कंफर्म हो जाएगी बात एक बारी मार्कशीट या तो मैं आरटीआई से निकलवा लूँगा कमीशन से। आई होप कि कमीशन जल्दी से जल्दी यादव भाई सबको मार्कशीट्स दे ही दे, ताकि एक कंपैरेटिव मार्कर भी सबके लिए सेट हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश का तो पेपर में टाइम का कंस्ट्रेंट होता नहीं है, तो हिंदी की तैयारी मेरी कम थी, बट फिर भी एक चीज़ मैंने की जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिसमें मैं सिर्फ 2 मिनट पे बात करने वाला हूँ। और फाइनली अगेन फिज़िक्स के पेपर के बारे में तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सेपरेटली। तो उसकी भी खैर QCAB 170-180 पेज की थी, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा सवालों का स्तर ऊपर था और सवाल बड़े अटपटे थे। बट आई थिंक आई वोंट कट टाइम फ्रॉम दिस वीडियो उस डिस्कशन के साथ, उसकी मैं एक सेपरेट डिस्कशन बहुत जल्दी कर दूंगा। तो आई हैव कैटेगोरिकली ब्रॉट दिस पेपर्स फॉर यू, क्योंकि बिना पेपर के ऊपरी बात करना बहुत आसान है। तो मैं पेपर्स के साथ कुछ 2-3 चीज़ें डिस्कस कर लूँगा। तो जैसे शुरू के जो जीएस के सवाल थे वो आसान थे। पहला एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ऐसा उसने किया, व्हाट आर द मेन रीजंस, कि भारत उस इन्वेजन को रोक क्यों नहीं पाया, इसकी वजह ही बताइए। तो अब जानने की बात है कि ऑफ कोर्स स्पेक्ट्रम में इसके कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, बट आंसर राइटिंग एक आर्ट है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें आपको कुछ पॉइंट्स अपने आप से भी लिखने पड़ेंगे जो मे बी किताबों के अंदर लिखे नहीं होंगे। जैसे कि आपको जीएस के फ्रेमवर्क से आंसर लिख सकते हैं कि सोशल रीजंस क्या थे, भारत की सोशल कंडीशंस उस समय क्या थी कि हम एक बाहरी शक्ति के द्वारा कंट्रोल हो गए। फिर एक पॉलिटिकल रीजंस क्या थे, इंडियन पॉलिटी फ्रेगमेंटेड थी, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं था, इसलिए इट गेव लीवे टू एन एक्सटर्नल पावर टू कम इन एंड एस्टैब्लिश इट्स कंट्रोल। उसका इकोनॉमिक रीजंस क्या थे, पॉपुलराइजेशन हो रखा था एग्रीकल्चर का, हमारे पास उतनी क्षमता नहीं थी इकोनॉमिकली, तो इसलिए भी बहुत इजीली हमको कंट्रोल कर दिया गया। सिक्योरिटी रीजंस क्या थे, हमारे बॉर्डर्स प्रॉपर्ली डीमार्केटेड नहीं थे, उसमें ऑन गोइंग टसल्स थी, इशूज़ थी, वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। तो जीएस के फ्रेमवर्क को यूज़ करके मैंने, क्योंकि इतना सब कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, तो मैं तो बहुत कैटेगोरिकली सबको बताता हूँ कि आपको अपना दिमाग खुला रखना है और जीएस का सिलेबस याद कर लेना है। और इसका बहुत सिंपल यही तरीका है कि जीएस का सिलेबस याद कर लो। GS1 में क्या क्या है, GS1 में है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ग्लोबलाइजेशन, सोसाइटी वाला सारा पार्ट। तो 3 सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी। उसके सब कॉम्पोनेंट्स उन्हें याद कर लो। कोशिश करो आंसर में मैं एक एक पॉइंट हर उस सिलेबस के पॉइंटर से लिखूँ।
ऐसे GS2 में क्या है, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR। पॉलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, सिविल सोसाइटी में क्या लिखा हुआ है, NGOs, SHGs का क्या रोल है, उसके बाद गवर्नेंस में क्या है, स्कीम्स में क्या क्या हो रहा है, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन में क्या क्या हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट में क्या हो रहा है। हर एक पडल से आप एक एक पॉइंट लिख दोगे तो यू वुड बी वेरी इजीली एबल टू फिल पेजेस विद रेलेवेंट कंटेंट। IR में क्या क्या कंपोनेंट है, IR में बायलैटरल रिलेशन होते हैं, मल्टीलैटरल रिलेशंस होते हैं। IR में उसके बाद डायस्पोरा का क्या रोल होता है, IR में उसके बाद इश्यूज़ क्या क्या होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या होते हैं। तो इनके विद इन भी पॉइंट्स जो है आप GS के सिलेबस के साथ इजीली ओपन कर सकते हो। GS3 में भी सिमिलरली इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर क्या होती है, GDP के सेक्टर्स है, अलग अलग सर्विसेज सेक्टर है, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, उसके बाद कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सारे पॉइंट्स अगर आप एक एक करके साझा करते रहेंगे, आपके पास इतने पॉइंट्स हो जाएंगे कि पेज कम पड़ेंगे और पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। उसके बाद सिक्योरिटी की बात हो गई, सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इंसर्जेंसी, टेररिज्म, सोशल मीडिया का क्या रोल है सिक्योरिटी को इंश्योर करने में, साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल है, स्पेस इज नाउ इमर्जिंग एज अ न्यू डोमेन ऑफ द वॉरफेयर। तो इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग एवरीथिंग ब्लाइंडली, यू हैव टू फोकस ऑन डेवलपिंग दैट एप्टीट्यूड कि आप कैसे उसी सिलेबस को याद करके उस सिलेबस से नए नए पॉइंट्स पेपर में बना दें। तो मैंने इसमें बहुत अच्छे लगभग 10-11 पॉइंट लिख दिए होंगे 2 पेज के अंदर। ऐसे ही इसमें तीसरा सवाल एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का भी था, बड़ा सिंपल सवाल था, तो वो तो लोगों ने कर ही दिया होगा। फिर ये सेम क्वेश्चन इस साल UPSC में भी आया है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुप्ता पीरियड। तो लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के इजीली आप लिस्ट कर दीजिए सारे के सारे। फिर गवर्नेंस का क्वेश्चन आ गया, पहले 4 सवालों के बाद हिस्ट्री, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हुआ गवर्नेंस, फिर बात हुई 6 में PIL की, आगे बात हुई MSMEs की। तो आप देख रहे हैं सारे के सारे वही सवाल है जो हम पढ़ते हैं, और इनके पॉइंट्स अगर आप किताब से लिखेंगे तो आप 3 या 4 पॉइंट पे सीमित हो जाएंगे। 3 से 4 पॉइंट से आगे जाने के लिए यू हैव टू जनरेट पॉइंट्स यूजिंग GS का सिलेबस। इस बात को समझने में मुझे 5 साल लग गए, आई होप कि आपको वो 5 साल ना लगे। हमेशा वरना मैं भी ये सोचता था कि यार कोई किताब होगी इसके लिए पढ़ लेंगे और पॉइंट्स आ जाएंगे, ज़िंदगी भर फिर किताब पढ़ते रह जाएंगे और अनफॉर्चुनेटली एग्जाम बनने में समय लग जाएगा। 10वां सवाल कितना आसान है, ट्रेस द रीजंस फॉर प्रेजेंट इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ श्रीलंका। अब मोटे मोटे पॉइंट्स तो सबको पता है, लेकिन इनको इलेबोरेटली एक ऑर्डर में लिखना एक आर्ट है, और वो प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगी। और ऑर्डर आपका GS के सिलेबस से आ जाएगा। मैं बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। तो इकोनॉमिक क्राइसिस में एग्रीकल्चर क्राइसिस लिखिए, टूरिज्म से जो क्राइसिस हुआ है वो लिखिए, इनको डेवलपमेंट एड की नीड पड़ रही है, इंडिया हेल्प कर रहा है, IMF हेल्प कर रहा है, जो इनका एक्सटर्नल स्टेट पे डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर, उस पॉइंट को लिख सकते हैं। तो 10-11 पॉइंट बहुत ईजिली हो जाएंगे। एक बार आप फ्लो में लिखने बैठेंगे तो आराम से काम हो जाएगा। अब जैसे ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12, 14 नंबर के लिए लिखना है, 6 पेज भरने हैं। वाई डिड अकबर इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम एंड डिस्कस इट विद द चेंज इट ब्रॉट अबाउट इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो भरने के लिए पेजेस, मतलब बेसिकली मनसबदारी सिस्टम पे 1 सवा पेज का मैंने डिस्कशन लिखा, एक फ्लो चार्ट बनाया कि मनसबदार का कंट्रोल सिस्टम क्या था, कंट्रोल कैसे होते थे, उनका नीचे सिस्टम क्या था, और चेंजेस क्या क्या आए होंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको मैंने कॉमन सेंस से पॉइंट्स जनरेट किए और लिख दिए। तो इस सवाल के लिए आपको कहाँ से मिलेंगे 14 पॉइंट किसी किताब के अंदर? नहीं मिलने वाले। लेकिन GS के फ्रेमवर्क के साथ आई रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप इन सवालों पे करेंगे उतना इजी आपके लिए हो जाएगा एग्जाम में इन क्वेश्चंस को लिखना। तो बाकी तो सवाल, अब कितना बढ़िया सवाल है क्वेश्चन 18, क्रिटिकली एग्जामिन इंडिया चाइना रिलेशन इन व्यू ऑफ रीसेंट गलवान वैली क्लैश। तो एग्जामिन करना है इंडिया चाइना के रिलेशन को। अगर किसी चीज़ को एग्जामिन करते हैं तो हम उसको अंक देते हैं कि इसका अंक ज़्यादा आया है कम आया है। तो बात कीजिए कि आप किन पटल पे इंडिया चाइना के रिलेशन को एग्जामिन करेंगे, बाउंड्री डिस्प्यूट्स के टर्म पे करेंगे, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के टर्म्स में करेंगे, इकोनॉमिक रिलेशन के टर्म्स में करेंगे, गलवान के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे देंगे, और हम बात करेंगे पॉलिटिकल अभी हमारे कनेक्शंस कैसे हैं, पॉलिटिकली कैसे हम डिफरेंट हैं, उससे क्या इंप्लीकेशन है हमारे रिलेशन के ऊपर। अगेन कोई ये स्ट्रैटेजिक अफेयर्स की बुक में नहीं मिलेगा ये सारा का सारा आंसर, ये आंसर आपको बनाना पड़ेगा GS के फ्रेमवर्क को यूज़ करके। तो आराम से ऐसे आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि आपके पास इनफ पॉइंट्स है और इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके यू कैन वेरी इजीली अटेम्प्ट द पेपर। अब स्पीड कैसे बढ़ानी है, ज़्यादा पॉइंट कैसे जनरेट करेंगे, उसका तो देखो प्रैक्टिस है। ये एग्जांपल मैं बहुत दोस्तों को देता हूँ, आई थिंक यहाँ भी वो वैलिड होगा कि इफ़ समबडी हैज़ टू इम्प्रूव देयर एंड्योरेंस, आपको 5 किलोमीटर दौड़ने की रफ्तार बढ़ानी है, तो सबको पता है रोज़ दौड़ो बढ़ जाएगी, लेकिन दौड़ना तो पड़ेगा ना उसके लिए। सिर्फ ये जान के कि दौड़ने से बढ़ जाएगी तो नहीं बढ़ेगी। रोज़ाना 2 सवाल लिखो, पहले कोशिश करो सवालों का के आंसर का स्तर अच्छा हो, और एक बार स्तर अच्छा हो जाता है तो फिर उसको टाइम में प्रैक्टिस करो।
और ऐसे ही 4-5 साल में मैंने अपना स्तर इतना कर लिया था कि मैं सारे पेज भर पाया। इंग्लिश हिंदी का स्टैंडर्ड बड़ा सिंपल सा है। इंग्लिश में पहले प्रेसी आएगी, 550 वर्ड की प्रेसी थी, 180 वर्ड में करनी थी, सिंपल सवाल था। एक कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज है, 4 सवाल है। कॉम्प्रीहेंशन में एक बात याद रखनी है कि अगर आपको अच्छा अंक स्कोर करना है तो आपको वो वर्ड्स नहीं यूज़ करने जो इसमें लिखे हैं। अगर आप अपने शब्दों में उस कॉम्प्रीहेंशन का आंसर देंगे तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। उसके बाद आपको एक एस्से लिखना है। एस्से तो बहुत आसान है, 300 वर्ड्स का तो हम आंसर ही लिख देते हैं यूपीएससी में 11 मिनट में। इसमें बहुत समय 50 मिनट के करीब लिखने का। तो पहले उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, आराम से एक चूज़ कीजिए, लिखिए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। फिर इसमें ग्रामर है लगभग 20-25 नंबर की, 10, 20, 30 नंबर की ग्रामर, और ग्रामर इसकी बड़ी सिंपल है। तो इंग्लिश में 33 नंबर लाना आसान बात होती है। अब इंग्लिश में चैलेंज ये होता है कि 50 के ऊपर हम 60 तक कैसे पहुँचे, उसका भी कोई आंसर नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए, और इनका पेपर का लेवल चेंज नहीं हुआ है। जैसे जीएस और ऑप्शनल का लेवल चेंज किया इस साल एचसीएस ने, इंग्लिश और हिंदी का लेवल वही रहे। तो प्रीवियस से क्वेश्चन 4-5 साल लगा लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। फाइनली बिफोर आई एंड द डिस्कशन, हिंदी पे बहुत छोटी बात कर लूँगा। हिंदी के लिए एक चीज़ मैंने की जिससे मैं एटलीस्ट पास तो हो गया, वरना मुझे लग रहा था कि पास होने के मेरे चांसेस है नहीं। तरीका बड़ा साफ सा था। जो हमको एक अंग्रेज़ी अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद करना था, उसके लिए मैंने जो सिलेबस है यूपीएससी का, उस सिलेबस को हिंदी में पढ़ लिया और उस हिंदी के सिलेबस के कुछ पॉइंटर्स याद कर लिए। तो जैसे औपनिवेशवाद मैंने देख लिया, मैंने देखा गवर्नेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, पॉलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, समाजशास्त्र मैंने देख लिया, सोशियोलॉजी को कहते हैं। तो यूपीएससी के सिलेबस की हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिए, उसको थोड़ा 3-4 दिन याद कर लीजिए। यू विल हैव इनफ वोकैबुलरी 3 से 4 दिन के अंदर कि आप हिंदी के पेपर में पास हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे। मेरे लिए तो ये इंसाइट बहुत इंपॉर्टेंट थी, तभी मैं पास हो पाया, तभी मैं रैंक लिस्ट में आया। तो आई थिंक दिस कैन ऐड ट्रेमेंडस वैल्यू टू योर प्रिपरेशन टू। फिर एक सिंपल सा लेटर है 10 नंबर का, उसका फॉर्मेट आप ऑनलाइन देख लीजिए। एक आपको प्रेसी लिखनी है, अगेन प्रेसी इसमें सिंपल होगी। उसके बाद एक व्याख्या करनी है। व्याख्या का एक फॉर्मेट होता है, आपको एक संदर्भ लिखना होगा, एक भावार्थ लिखना होगा, वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 3-4 बार। फाइनली 25 नंबर की इसमें ग्रामर है। आई थिंक जहाँ पे मेरी बहुत पुअर परफॉर्मेंस हुई, 25 नंबर की ग्रामर में मेरे लगभग 4-5 ही सही थे, जिस चक्कर में आई थिंक मुझे थोड़ा पुशबैक मिला। बट आई थिंक विद इनफ प्रैक्टिस याद करेंगे आप तो सवाल सेम अटकते हैं, कोई नए सवाल नहीं आते। और एक हमको लिखना है 30 नंबर का निबंध। तो निबंध सिंपल है, अगर आपके पास वो वोकैबुलरी है सिलेबस से, तो आई थिंक दैट इज़ इनफ टू राइट अ गुड ऐसे, और अनुच्छेद का इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको पहले फोकस करना है कि आप बेसिक सोर्सेज पे स्टिक रहे, थोड़ी प्रैक्टिस करें, प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से थीम प्रिपरेशन करें। उसके बाद व्हेन यू सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, कोई भी अटपटी चीज़ आए, यू हैव टू बैक योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव कि अगर देश में किसी को नहीं आता तो मैं कुछ ना कुछ तो एग्जाम में कर लूँगा, मैं डूबूंगा नहीं। और फाइनली उस कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ आप कोशिश कीजिए कि जो बनता है बनेगा, बाकी ज़िंदगी बहुत लंबी है। दिस एग्जाम इज़ नॉट अ बी ऑल एंड ऑल। With this video, I'm going to thank DKT for giving me this opportunity, अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। I wish all of you best of luck and I'm going to come back soon with a video on physics. Thanks a lot.